नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। पेपर लीक विवाद हो या बेरोजगारी के मुद्दे हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे आम परिवारों से जुड़ते हैं, सामान्य परिवारों से जुड़ते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ते हैं और युवाओं को सीधा सीधा प्रभावित भी करते हैं। इसलिए देश में अब आगे आने वाले जितने भी चुनाव हैं, 2027 के हों, 28 के हों या फिर 29 का लोकसभा चुनाव हो, सभी चुनावी मुकाबले अब शायद हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर नहीं बल्कि पेपर लीक, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के बीच देखने को मिल सकता है। जहां विपक्षी दल युवाओं के गुस्से को वोट में बदलने की इस समय कोशिश कर रहा है, वहीं बीजेपी कड़े कानून, तेज कार्रवाई और परीक्षा सुधारों के जरिए भरोसा वापस पाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर चुकी है। बीते कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, उससे साफ संकेत ये मिल रहा है कि अब उत्तर प्रदेश समेत आगे आने वाले सभी चुनाव में रणनीति बिल्कुल बदलने जा रही है। राजनीति अब सिर्फ पारंपरिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही तय की जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा यही हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार से देश परेशान है, देश के लोग परेशान हैं। जंतर मंतर से शुरू हुए महज 35 दिनों के आंदोलन ने भारत की राजनीतिक कैनवास पर जेनजी की जो तस्वीर उकेरी है, जिसकी ताकत का एहसास एक इस्तीफे से नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक दलों की रणनीति पर भी काम कर रहा है। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात समेत 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। उसके बाद 28 में भी कई राज्यों में चुनाव हैं और 29 में लोकसभा के चुनाव हैं। ये 3 साल हैं, 3 चुनाव हैं लगातार, और तीनों सालों में राजनीति जो जिस तरह से अभी तक की जाती रही, पारंपरिक राजनीति जिसे कहा जाता है, अब वो धीरे धीरे बदलती हुई नजर आएगी। अगले चुनाव में हम और आप सब कुछ देखेंगे। अगले लोकसभा के चुनाव में फिलहाल 3 साल से थोड़ा कम समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना होगा, क्योंकि इन चुनावों में किंग मेकर होने जा रहे हैं जेनजी। भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी होने के कारण ये पीढ़ी आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने जा रही है। इस बात को हमें नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया, रोजगार, शिक्षा और युवाओं की बदलती सोच के अनुरूप ही अपनी रणनीतियां अब बदलनी होंगी। जेनजी के चुनावी शक्ति को समझना होगा तो एक बार यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस के 2024 के जो आंकड़े आए हैं उसे भी हम आपको बता देते हैं, जिसमें भारत की कुल आबादी में लगभग 28% के साथ इस वक्त सबसे बड़ी हिस्सेदारी जेनजीज की है। 28% हिस्सेदारी आप समझते हैं, एक बड़ा वोट बैंक। 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए मिलेनियल्स 25% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। 2013 के बाद पैदा हुए जेन अल्फा कहा जाता है जिन्हें, वो 19% आबादी के साथ तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। और यही वजह है कि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। 1965 से 80 के बीच के जो पैदा हुए लोग हैं उन्हें जेन एक्स कहा जाता है, जिनकी संख्या 17% के आसपास है और ये चौथे नंबर पर आते हैं। जबकि बाकी के बचे लोग, यानी जो 1965 से और पहले पैदा हुए हैं, उस पीढ़ी की अगर बात करें तो उनकी आबादी की संख्या इस समय 11% बताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पिछले 3 आम चुनाव युवाओं के समर्थन से जीतती आ रही है, सोशल मीडिया के कारगर इस्तेमाल से जीतती आ रही है। सोशल मीडिया का जितना इस्तेमाल 2014 के चुनाव में किया गया, उसके बाद से धीरे धीरे इसी पर चुनाव टिकता जा रहा है। लेकिन 2014 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता में लाने वाले जो थे वो लोग मिलेनियल्स थे ज़्यादा। जेन एक्स की भूमिका उनमें बहुत ज़्यादा थी। सोशल मीडिया तब व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर तक ही सीमित था। इंस्टाग्राम उस समय आया नहीं था और रील कल्चर्स और मीम्स की तो शुरुआत ही नहीं हुई थी, ये ज़माना ही नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया आने से भाषा में, सोच में काफ़ी बदलाव भी देखा गया। इसे हम देर से समझ पा रहे हैं। हंसी मजाक तक तो ठीक है, लेकिन ये सीधे सीधे अब सत्ता को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक गंभीर मुद्दा भी बन गया है और इस पर विचार करना भी ज़रूरी हो गया है। सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल निडर पीढ़ी है, इनको किसी से डर नहीं लगता। मर्यादाओं की भाषा ये समझते ही नहीं है। बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस पीढ़ी की सोच को समझना और 2029 के चुनाव के लिए इनके हिसाब से अपनी रणनीति बनाना। 28% वोटर्स का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जेनजीज
बिल्कुल अटल हैं अपने इरादों को लेकर के। उन्हें इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मुद्दों को लेकर उनने जो नारे लगाए हैं उनकी भाषा क्या थी, उनकी मर्यादा क्या थी, कहाँ उनकी मर्यादा की सीमा ख़त्म हो रही है, कहाँ वो अश्लील हो रहे हैं, कहाँ वो गाली दे रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन पर, चाहे आप जितने भी आरोप लगा लो। इस समय किसी भी दल के लिए जेनज़ीज़ को खुद से दूर करना घातक हो सकता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जेनज़ीज़ के बिना ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये बात तो बिल्कुल तय है। आंदोलन से ये साफ हो चुका है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तो काफ़ी कूटनीतिक रणनीति अब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है अपनी रणनीतियों के लिए ही जाना जाता है और उसे भी ये आभास हो चुका है कि पार्टी को अपनी रणनीति में जेनज़ी के मुकाबले उनके अनुरूप ही बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। इसकी बानगी है 24 घंटों से भी कम अंतराल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो वीडियो इंस्टाग्राम पर आए थे। फ्रेंड्स कहकर उन्होंने संबोधित किया था। अपने मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर सक्रिय होने की सलाह भी दी है। तो ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और ये पहले दिन से ही देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए हिंदुत्व को जेनज़ी के बीच भुनाना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि वो विकास की बात नहीं समझती, वो हिंदुत्व की बात नहीं समझती है। उसकी अलग ही दुनिया है और निडर दुनिया है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है राजनीतिक दलों के लिए। जंतर मंतर के प्रदर्शन से इसका संकेत बिल्कुल साफ मिल चुका है। यहाँ जुटे छात्रों के लिए शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे अहम हैं। धर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं, जाति से कोई मतलब नहीं है, कौन अगड़ा है कौन पिछड़ा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जेनज़ी डिजिटल युग में पैदा हुए बच्चे हैं, जहाँ स्मार्टफोन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। स्मार्टफोन से न केवल दूरियां मिटती हैं बल्कि संवाद भी होता है, सूचनाएं मिलती हैं और मनोरंजन के नए नए आयाम भी खुलते हैं। और जेनज़ीज़ की दुनिया बस यही है। ये बहुत ज़्यादा किताबी पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, किताबों से बहुत दूर हो चुके हैं। जेनज़ीज़ की शिक्षा और रोज़गार को लेकर के बढ़ती बेचैनी से निपटना सरकार के लिए, सभी राजनीतिक दलों की ये बड़ी चुनौती है। अभी तो ये सत्ता में समझ में आ रहा है, आगे ये धीरे धीरे समाज में भी फैलेगा तो सामाजिक चुनौती भी बन जाएगी। अगले लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 3 साल का समय बचा हुआ है, इसलिए सत्ताधारी पार्टी के पास इस पीढ़ी के मुताबिक रणनीति बनाने के लिए अभी काफ़ी वक्त बचा हुआ है। लेकिन 2027 के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। अब देखना होगा कि 2028 और 2029 तक युवाओं की नाराज़गी किस दिशा में जाती है और बीजेपी का संकट प्रबंधन इसके लिए कितना तैयार रहता है। देखने वाली बात होगी अब कि ये जेनज़ीज़ के मन को, जेनज़ीज़ के मन के भावों को, जेनज़ीज़ की ज़रूरतों को कौन सा दल ज़्यादा समझ पाता है, सरकार वही बना पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।